हेलो एवरीवन, वेलकम। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले दिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 1 किया था। आज का लेक्चर आप लोगों के रिक्वेस्ट में ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 2 है उसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के सामने ला रहा हूँ और इससे जुड़ी हुई 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 1 नहीं देखा है, I would strongly recommend them to go ahead and check descriptive writing 1 and go through it। और उसमें जो एक्सरसाइजेज है जो हमने क्लास के अंदर किए हैं लाइव में, उनको आप खुद पॉज करके कीजिए, बिकॉज देन ओनली यू विल गेट द फुल बेनिफिट ऑफ इट। जैसे आपको पता ही है, जिन लोगों ने किया है, कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 1 में हम लोगों ने राइटिंग के बारे में बहुत सारे बेसिक्स किए एंड देन वी मूव्ड ऑन, ग्रेजुएटेड टूवर्ड्स कि एसेज को कैसे फ्रेम करना है, राइट। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रेसी राइटिंग कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्या हमारे बेसिक्स है प्रेसी राइटिंग के, एंड हाउ डू वी मूव अहेड विथ प्रेसी राइटिंग। ठीक है, राइट। और अगर आप इस को जैसे जब देखोगे, इससे जुड़ी हुई, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज होंगे। वो एक्सरसाइजेस जैसे आप इसको रिकॉर्डिंग में देखोगे तो वो एक्सरसाइजेस जैसे मैंने डिस्क्रिप्टिव 1 के लिए बोला, जो लोग उसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, लाइव में नहीं देख पाए हैं, वो लोग भी पॉज करके देखें। ये लेक्चर भी आप सबको जहाँ जहाँ पे मैं कोई एक्टिविटी दूंगा, टास्क दूंगा, उसको उस टाइम के लिए पॉज करके वो एक्टिविटी को करना है, टास्क को कंप्लीट करना है, एंड देन यू शुड रिज्यूम इट, राइट। ओके, सो बिकॉज इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, इसको ऐसा नहीं करना है कि आपने अपना काम का जो टाइम है उसमें नहीं दिया, बिकॉज देन ओनली यू विल बी गेटिंग द होल बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। और एंड में ऑब्वियसली मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप इस सेशन को अभी देख रहे हो आपके क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम से पहले, देन आपको ये नेक्स्ट 5-6 दिन क्या करना चाहिए, वो जो 10 मिनट का काम मैंने बोला था कि 10 से 15 मिनट का काम आपको करना है, ताकि आप ये डेज भी यूटिलाइज कर सके अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ योर क्लर्क मेंस, सो दैट अगर SBI PO मेंस जो है आपका बहुत जल्दी आ जाता है तो भी यू आर रेडी, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू कोप अप विथ एवरीथिंग। ठीक है, सो हैविंग सेड दैट, ये तो मैंने पहले भी बता दिया है कि दिस इज़ टारगेटेड टूवर्ड्स द SBI PO मेंस एग्ज़ाम। ये हर एक उस एग्ज़ाम के लिए आपका काम आएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रखता हो, वो चाहे IBPS PO मेंस हो, वो चाहे RBI ग्रेड भी हो। जैसे आप में से कुछ लोग जो है स्पेशल अलग अलग एग्ज़ाम से भी नाबार्ड का दे रहे हैं, उसके लिए भी ये इक्वली यूज़फुल रहेंगे इनके सारे लेक्चर्स, और जो मैं आपको तरीके बताऊंगा लिखने का, राइट। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं। फर्स्ट वी विल लुक एट कि बेसिक्स ऑफ प्रेसी राइटिंग होता क्या है, किस तरह से होता है। तो देखिए, आज का एजेंडा जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो दे ही दिया है, उसको डिटेल में अगर हम देखेंगे तो क्या है ना, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द प्रेसी। अगर आपको प्रेसी पूछा जाता है, आपसे प्रेसी राइटिंग की एक्सरसाइज करवाया जाता है, तो उसका पर्पस क्या है, बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड द पर्पस यू आर एबल टू फ्रेम योर आंसर्स बेटर, यू आर एबल टू मेक योर सेल्फ रेडी फॉर वॉट दे एक्चुअली वांट फ्रॉम यू। देन हम लोग स्टेप्स ऑफ प्रेसी राइटिंग करेंगे, राइट। मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, और फिर हम लोग कनेक्शन देखेंगे कि हमारे पर्पस और स्टेप्स के बीच में कनेक्शन क्या है, किस तरह से हमारे स्टेप्स हमारे पर्पस को कॉम्प्लीमेंट करता है, राइट। एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मतलब किसी चीज़ को छोटा करके, बट उसकी जो है मीनिंग को ना चेंज करके, उसकी जो कोर आइडिया को है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करना, इसको रिडक्शन की आर्ट को हम लोग कहते हैं। तो ये कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे, and obviously we will practice the steps on some sample passages. So this is the place where I told you कि मैं शायद आपको बोलूँ कि इसको 5 मिनट के लिए पॉज करके आपको ये खुद को करना है। The point now is that how do we do this, इसी ऑर्डर में हम लोग जाएंगे। लेकिन उससे पहले
पिछले क्लास में आप बहुत लोगों ने पूछा था कि सर अगर आप वो दिखा दें कहाँ पे हमें रिक्वेस्ट करनी है, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ज्वाइन करने के लिए। तो उसके लिए एट दैट टाइम मेरे पास वो इमेज नहीं था, तो आज मैंने इमेज लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। स्मार्ट क्रीड़ा हेल्प डेस्क, जिसका आईडी है smartkira_help। इसमें आप जो है आपकी जो रिसीट है वो सेंड कीजिएगा एंड दे वुड वेरीफाई इट एंड आपको फिर वो उस ग्रुप में ज्वाइन करवा लेंगे। अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइंड नहीं हैं तो काइंडली उस ग्रुप में इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जैसे आज के क्लास के बाद अगला क्लास कब होगा, आपके एग्ज़ाम के बाद क्या शेड्यूल होगा, वो हम लोग सब उसमें अपडेट करते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली देयर वुड बी अ वेरी गुड डिस्कशन फोरम ऑल्सो। आपके लर्निंग्स शेयर करोगे, आपका कुछ क्वेरी है तो शेयर करोगे, आपका पीयर ग्रुप हेल्प करेगा, मैं भी वहाँ पे हूँ, तो जहाँ पे चाहिए होगा आई विल ऑल्सो पिच इन एंड आई विल हेल्प यू टू। तो ये ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है, ये ग्रुप नहीं है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट भेजना है तो वो आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वुड एनीवन वांट फ्रॉम प्रेसी। प्रेसी राइटिंग हमें दिया क्यों जाता है, हमसे क्या देखना चाहते हैं हम, व्हाट इज़ द स्किल दैट दे वांट टू सी इन अस। तो पहला तो चीज़ है कि प्रेसी राइटिंग में हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करेक्ट हो अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हम अपना क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में उसमें ऐसा कुछ ना भर दें दैट इज़ वे बियॉन्ड व्हाट द पैसेज हैज़ टॉक्ड अबाउट। तो पैसेज के कन्फाइंस के बाहर जाके हम कुछ ना बोल दें, तो दैट इज़ वन। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये तो मैंने बोला ही है। और यहाँ पे आपका खुद का कोई ओपिनियन नहीं आना चाहिए, जैसे ऐसे में आ सकता है इन फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, पिछले दिन हमने देखा, राइट? इवन पॉइंट्स में भी कहीं कहीं आपका ओपिनियन जा सकता है, किस तरह से जा सकता है उसके लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 1 आप देख लीजिए, बट प्रेसी में ये जा ही नहीं सकता है। आप ऑथर की ओपिनियन के बारे में ऑब्वियसली बात करोगे बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट यू आर रिडैक्टिंग, दैट्स व्हाट यू आर समराइजिंग इन द प्रेसी। बट आपका उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर क्या दृष्टिकोण है, क्या व्यू पॉइंट है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, राइट? ओके, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट होना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो प्रेसी है उसमें ऑथर का आर्गुमेंट और कंक्लूजन, जो हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग में सीख भी रहे हैं, तो ऑथर के आर्गुमेंट और कंक्लूजन में जो लिंकेजेस है, राइट, वो लिंकेजेस आपके प्रेसी में भी दिखने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बातें तो वही कर रहे हो लेकिन लिंकेजेस का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दे रहे हो। मान लो ऑथर ने सपोर्ट करते हुए लिंकेज किया है एक सेट ऑफ फैक्ट्स को विथ हिज कंक्लूजन और इंटरमीडिएट प्रेमाइस। इंटरमीडिएट प्रेमाइस समझते हो कि बीच में जो उन्होंने एक लॉजिक दिया है उसके साथ वो फैक्ट्स को एक सपोर्टिंग डायरेक्शन में लिंक किए हैं। आपने वही फैक्ट्स स्टेट भी किए, वही कंक्लूजन या इंटरमीडिएट प्रेमाइस स्टेट किया, बट यू एंडेड अप विथ ऑपोजिंग द होल आइडिया, राइट? या लिंकेज ऐसे किया कि जैसे कि वो काउंटर कर रही हो। और ये आप जो वर्ड्स चूज कर रहे हैं, जिस तरह से लिख रहे हैं, जिस तरह से उसको समझ रहे हैं, उसको दर्शाता है। अगर ऑथर का डायरेक्शन सपोर्टिंग था और आपका अपोजिंग है तो एग्जामिनर फट से समझ जाएगा कि यू हैव वेरी लेस आइडिया अबाउट व्हाट हैज़ बीन रिटन इन दैट। सो योर अंडरस्टैंडिंग इज बीइंग चेक्ड. Understand that your understanding is being checked, your articulation is being checked, but your articulation would be checked later on. First your understanding would be checked कि आपको पढ़ के समझ में कितना आया, फिर आप उसको किस तरह से रिडैक्ट कर पा रहे हो, समराइज कर पा रहे हो और आर्टिकुलेट कर पा रहे हो. दैट ऑब्वियसली वुड बी चेक बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर. बट समझ कितना आया और वो सही डायरेक्शन में समझ आया कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? राइट, ओके. तो ये याद रखिएगा कि आपका कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए. बिटवीन ऑथर्स आर्गुमेंट और कंक्लूजन का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए. राइट, नेक्स्ट, क्लियर इन लैंग्वेज. स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, स्टाइल, इन सब में क्लियर होगा. ये हमने पिछले दिन भी बात किया था कि कैसे हमें किस मेथडोलॉजी यूज़ करनी है.
हमारे आर्ग्यूमेंट्स को स्टेट करने के लिए वहाँ पे ऐसे में हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट स्टेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स को रिडैक्ट करके स्टेट करेंगे, समराइज करके स्टेट करेंगे, लेकिन जो किस मेथडोलॉजी है वो सेम टू सेम रहेगा, राइट। इसको हमें चेंज नहीं करना है, वो पूरे राइटिंग में जो हम, इसलिए तो मैंने कहा था ना कि पिछले दिन हमने जो सीखे थे वो राइटिंग के ही बेसिक्स है। वो क्यों बोले थे? क्योंकि वो हर जगह पे काम आने वाला है। तो आपका लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्ट्रक्चर और स्टाइल भी बहुत ही क्लियर और कॉन्क्रीट होना चाहिए। लास्टली इट शुड बी कंसाइज, बट इट शुड बी इंक्लूसिव टू। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका छूट जाए, राइट। कंसाइज होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट शुड बी इंक्लूसिव टू। सो इट मीन्स द डिटेल्स दैट मे हैव टू बी अवॉइडेड बट नॉट द पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिटेल्स आप अवॉइड कर सकते हो, आप डिटेल में मत जाओ, उसकी एक्सप्लेनेशन में मत जाओ, एग्जाम्पल्स में मत जाओ, पर उसके जो पॉइंट्स हैं ना दोस्त, उसको मत मिस करो। जो मेन पॉइंट्स है उनको मत मिस कीजिएगा, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज़। तो इसको याद कैसे रखना है? COCCC, COCCC। फर्स्ट C for correct, second O for objective, the next C for coherent, the next C for clear, and the last C for concise, right? Okay, so this is the crux of Prezi. This is what anyone who has given us a task of Prezi will want from us. अब हम वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, किस तरह से इंश्योर करें कि ये हमारे प्रेसी में रहे ही रहे, वो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, राइट। और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे नोट्स बनाते रहिएगा। वेदर यू गेट दिस PDF और नॉट, दैट इज़ इमेटीरियल। नोट्स अपने कॉपी में बनाते रहना। मेरे हर क्लासेस का, मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश के क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हो, क्रिटिकल रीजनिंग के क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सब में, बिकॉज जो नोट्स आप पढ़ते पढ़ते बनाते हो उसकी जो रिटेंशन वैल्यू है दैट इज़ माइल्स अहेड देन एनी PDF दैट यू वुड सी जस्ट एज एट द टाइम ऑफ रिवीजन। तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपके अपने लैंग्वेज में जो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं that would be very very helpful for you, ठीक है। Now moving on to the next thing, that is the steps of Prezi writing। एक एक करके इन steps को हम लोग रिव्यू करते हैं। पहला, ऑब्वियसली आपको पैसेज को रीड करना पड़ेगा, है ना, वो तो पहला स्टेप है ही है, इससे पहले तो और कुछ हो ही नहीं सकता। पहले हम लोग पैसेज को रीड किया, then we will note the key ideas or points of each paragraph, right? हम लोग हर पैराग्राफ में, बिकॉज पैसेज बड़ा भी हो सकता है, राइट, डोंट एक्सपेक्ट दैट द पैसेजेस वुड बी स्मॉलर। आज हम लोग स्मॉलर पैसेजेस लेके डील करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट प्रेसी की क्लास होगी उसमें हम लंबे लंबे पैसेजेस भी हम लोग उठाएंगे और देखेंगे उसको कैसे करना है। लेकिन उसके लिए आज के जो पैसेजेस है उनको हमें अच्छे तरीके से हैंडल करना आना पड़ेगा। तो उस जब आप पढ़ रहे हो तो जैसे हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से पढ़ना है, वही टेक्निक्स जो है आपको यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, राइट। तो आपको जो है की आइडियाज़ और पॉइंट्स जो है हर एक पैराग्राफ का आपको नोट करके रखना है, राइट। नोट का मतलब ये नहीं कि आप डिटेल में नोट करोगे, आपके पास रफ शीट होगी, उस रफ शीट में आप स्क्रिबल डाउन कर लेंगे कि जो जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है। एंड डू नॉट थिंक दैट दिस इज गोइंग टू टेक यू एक्स्ट्रा टाइम। आप देखोगे कि इन ऑर्गेनाइज्ड माइंड से जब आप काम करते हो तब आपका परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिकली टाइम भी कम लगता है, ओवरऑल टाइम, और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। हमें लग सकता है कि इसमें मुझे एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग में टाइम जो है आपको लगेगा कि ज़्यादा जा रहा है, बट उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बहुत सही रहता है, बहुत इट सेव्स, अल्टीमेटली इट सेव्स यू टाइम एंड गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स ऑल्सो। तो उसी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस ही है इन पॉइंट्स को नोट कर देना।
देखो, दिमाग में रखने की कोशिश मत करना, बिकॉज व्हेन वी आर इन प्रेशर तब वैसे ही दिमाग में कम चीज़ें रहती है, और एग्ज़ाम इज़ अ वेरी प्रेशराइज सिचुएशन जहाँ पे आपके दिमाग में हो सकता है छूट जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं छूटने चाहिए ना। एग्जाम्पल्स छूट सकते हैं, एक्सप्लेनेशन छूट सकते हैं, लेकिन प्रेसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएंगे तो हमारे नंबर्स में उसका रिफ्लेक्शन देखा जाएगा। तो आप जैसे ही उसको लिख लोगे, आप जैसे ही उसको लिस्ट कर लोगे, यू वुड इंश्योर दैट। और इसका हम लोगों ने ऑलरेडी एक वर्जन देखा हुआ है जब हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं और माइंड मैप बनाते हैं। मेरे जो इंग्लिश के लेक्चर्स है उसमें वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम्स मेड माइंड मैप बाय स्क्रिबलिंग डाउन द पॉइंट्स देयर। उसी फॉर्मेट में आपको करना है। सो नोट डाउन द की पॉइंट्स ऑफ ईच पैराग्राफ। मैं दिखाऊंगा भी यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग करेंगे। नोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एग्जाम्पल है जिसमें ऑथर बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, उसको सेंट्रल थीम का पार्ट बना के वो यूज़ कर रहे हैं, सो देयर माइट बी अ कंडीशन वेयर यूड ऑल्सो वांट टू यूज़ दैट एज अ पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी लाइन में अगर वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस आर्टिकल में अगर वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। ऑब्वियसली उसको वर्बटिम हम लोग नहीं करेंगे, उसको रेफर कर सकते हैं एज इन अ प्रेसी, क्योंकि हमारे पास तो वर्ड लिमिट भी होता है, बट उसको नोट कर लेंगे, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको नोट कर लेंगे। और उसका अंडरलाइंग रीज़न, अगर कोई रीज़न है, इफ़ एनी, सी अंडरलाइंग रीज़न जो होता है ना, कोई भी एग्जाम्पल का हो या कोई पॉइंट का हो, जो रीज़न जब वो ऑथर स्टेट करता है ना, वही एक्चुअली ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट होता है। आप समझिएगा कि ऑथर कोई चीज़ को जब एक्सप्लेन कर रहा है, वो बेसिकली ऑथर जब रीज़न दे रहा है, दैट्स हाउ ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे टू यू हिज ओपिनियन, हिज ओवरऑल टेक ऑन दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह की चीज़ों में नॉर्मली हमें दो पार्ट देखे जाते हैं। या तो ऑथर एक ओपिनियन देते हैं और उसका अंडरलाइंग रीज़न देते हैं, राइट, या ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं और उसका एक अंडरलाइंग रीज़न देते हैं। दोनों जगह पे रीज़न रहता है। सो ऐसे केसेस में ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर रहे हो तो ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वाले मेरे लेक्चर्स देख लीजिएगा। नाउ आफ्टर यू हैव डन दैट, सो व्हेन यू हैव मेड दीज नोट, ऑब्वियसली विल राइट देम डाउन। तो राइट क्या क्या करोगे? की आइडियाज़ और पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स इफ एनी जो आपको की लगते हैं, एंड देयर अंडरलाइंग रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक ऑफ द आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ मैटर ऑफ प्रेसी में ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि दे फोकस मोर ऑन द पॉइंट्स रादर देन द रीज़न। जैसे कि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स मतलब क्या है? असर्शंस कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, पर उससे कम इंपॉर्टेंट किसी भी हालत में नहीं है क्यों होता है, कैसे होता है, कि किस किस कंडीशंस में होता है। ये जो रीज़न को ये आइडेंटिफाई करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं एज पॉइंट्स, स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समरी और प्रेसी। तो उन पॉइंट्स को ऑर्डर कीजिए। अब ऑर्डर कैसे करेंगे? याद है उस दिन हम लोगों ने जब ऐसे राइटिंग किया था, मैंने आपको बोला था कि बॉडी को स्ट्रक्चर करना है। 3 तरीके मैंने आपको बताया था बॉडी को स्ट्रक्चर करने का। उसी तरह से प्रेसी को स्ट्रक्चर करने का, लिखने का भी ये 2 तरीके हैं, राइट। आप किसी भी एक तरीके को ले सकते हैं जो भी आप कंफर्टेबल हो, और ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक टाइप ऑफ प्रेसी राइटिंग में आप एक तरीका ही यूज़ करें, आप चेंज भी कर सकते हैं। एक तो होता है ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, जो कि सबसे आसान होता है, जिसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जिस तरह से आया है उस तरह से डाल सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये चल जाएगा। अगर डेटा बेस्ड आपका पैसेज है तो दिस वुड मेक सेंस वैसे भी, एंड देन यू वुड हैव दैट अ गुड प्रेसी इन फ्रंट ऑफ यू। कहाँ पे ये नहीं चलेगा या कहाँ पे ये उतना उतना अच्छा नहीं रहेगा, इस जहाँ पे ऑथर एक लाइन से आर्ग्यूमेंट को नहीं दे रहा है, जहाँ पे ऑथर कुछ क्योंकि लिखने के तरीके तो अलग अलग होता है ना, इंटरेस्ट देने के लिए एक एग्जाम्पल दिया, फिर एक स्पेसिफिक चीज़ को
उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उससे वो जंप किए कि ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ जनरल आइडिया, और फिर उससे उन्होंने बाकी एग्जाम्पल्स दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक चीज़ का मैंने एग्जाम्पल दिया, उससे हुक किया। हुक होता है ना, जिसे आजकल वीडियोस में लोग हुक करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो आपने देखा होगा कोई पॉडकास्ट या कोई वीडियो का हाई हाई पॉइंट्स को पहले ट्रेलर के हिसाब से यूज़ कर देते हैं वीडियो के एक मिनट में, राइट। तो वो क्या करते हैं कि आप हुक हो जाते हो, अच्छा इसमें ये डिस्कस होगा, अच्छा इसमें ये भी डिस्कस होगा। उस तरह से ऑथर भी तो कर सकता है ना रिटन मटेरियल में, क्योंकि एक दो चीज़ें ऐसे ही उन्होंने सामने फेंक दिया जिससे आपका पूरा फोकस उसके तरफ, उसके लिटरेचर के तरफ पड़ गया कि यार ये ऑथर क्या बोल रहा है, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो मैंने भी सोचा था लेकिन कभी समझ में नहीं आया, शायद इस आर्टिकल में वो एक्सप्लेन करेगा। एंड देन ही इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, और फिर वो ऑर्डर में इंट्रोड्यूस करने के बाद एक के बाद एग्जाम्पल देता रहता है। तो जो पहला पार्ट है दैट इज कट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन यू। अब वहां पे आप अगर ऑर्डर में पॉइंट दोगे तो वो ठीक नहीं बैठेगा इन द प्रेसी, बिकॉज प्रेसी का पर्पस आपका इंटरेस्ट जगाना उस तरह से नहीं है। प्रेसी का पर्पस ये है कि आप उस पर्टिकुलर जो पैसेज आपके पास दिया गया है उसको समराइज्ड फॉर्म में, उसको एक छोटे से फॉर्म में उसके सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर करते हुए, और ऑथर का जो उसके ऊपर ओपिनियन है, उसका जो टेक है, उसको दर्शाते हुए आप कम वर्ड्स में उसको आर्टिकुलेट कर सकते हो कि नहीं। दैट इज द पर्पस ऑफ द प्रेसी। और उसके लिए आपको फिर तब आपका ऑर्डर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस तरह के पैसेजेस के लिए। नॉर्मल तरह के पैसेजेस में जिसमें ऑथर ने ऑर्डर में लिखा है उसमें आप भी कर सकते हो, बट इस तरह के पैसेजेस के लिए आपको शायद कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑथर जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में तो आप नहीं लिख सकते हो। तो आप उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी ऑफ पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स का जो यूटिलिटी है उस हिसाब से आप जो है अपने प्रेसी को फ्रेम कर सकते हो। नीडलेस टू से ये नॉर्मल पैसेजेस में भी आप यूटिलिटी ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से फ्रेम कर सकते हो, बट इट इज़ अ लिटिल मोर चैलेंजिंग टू डू अगर आप पे प्रैक्टिस नहीं है, देयरफॉर यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है, राइट। बट जिस तरह के पैसेज मैंने सेकेंड टाइप में बोले उसमें तो आपको यही करना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंस है पॉइंट्स के, उसके हिसाब से आपने उसको समराइज किया, राइट। Obviously, you will have to follow the KISS advice, keep it simple and straightforward, right? Keep it simple and straightforward is what KISS means. तो ये आपको रखना पड़ेगा आपके लिखावट में। 8 से 10 वर्ड्स के सेंटेंसेस लिखो, बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश मत करो, जितना, बिकॉज दिस इज़ प्रोफेशनल राइटिंग, हमने देखा था ना, तो जितना आप टू द पॉइंट बोल पाओगे उतना अच्छा आपका इवेल्युएट होगा। And finally, for every presi, normally we are asked to give a title. तो टाइटल पहले देने की कोशिश मत करो, जगह छोड़ दो, टाइटल को बाद में भी दे सकते हो। और वैसे टाइटल के लिए अलग जगह भी रहता है ज़्यादातर टाइम पे, ज़्यादातर जगह पे जहाँ पे हमें प्रेसी दिया जाता है। तो टाइटल को एंड में दो, बिकॉज टाइटल पहले देने जाओगे तो यू विल हैव टू इमेजिन अ लॉट। बट जब आपने पढ़ लिया है और उसके बाद आपने टाइप कर लिया, देन योर ओन कॉन्सेप्ट्स about that particular topic, your clarity about that particular topic would help you give the title. और इसमें ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपने ऑलरेडी प्रेसी को लिख दिया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पैसेज इज मच मोर देन व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड राइटिंग इट। तो टाइटल देने का सही समय भी उसी टाइम पे होता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो चुकी है, राइट, ओके। अब देखिए, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स थे, ये हमारे स्टेप्स है। क्या इनमें लिंक है? देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने पिछले दिन प्रेप और ईआरपी एनकैप्सुलेशन मेथड पढ़े थे, याद है? हमने बताया था कि कोई भी आप पॉइंट को लिखोगे तो आप एनकैप्सुलेट करके लिखोगे। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जो ऑथर का प्रेप और ईआरपी है, जो ऑथर का प्रेप और ईआरपी है, वही मैंने यहाँ पे नोटिस करने बोला है 2 और 3 में। इससे होगा क्या? इससे दोस्तों ये होगा, आप जब ऑथर के प्रेप और ईआरपी को नोटिस करोगे और आप देखोगे कि ऑथर ने भी यही चीज़ किया है, राइट, तो आपको भी समझ में आएगा कि अरे वाह, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस होता है, सर बोलते हैं, इसीलिए हमें भी इसी तरह से लिखना होता है।
तो पहली बात तो जब आप नोट डाउन कर लेते हो ऑथर का प्रेप ईआरपी को आइडेंटिफाई करके उनके की पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स और रीज़न, तो आपका वहाँ पे पैसेज से मिलता जुलता करेक्ट होने के चांसेस एकदम 100% हो जाते हैं एंड इट बिकम्स कोहरेंट, लॉजिकली भी करेक्ट होता है, लॉजिकली भी कोहरेंट होता है, लॉजिकली भी फॉलो करता है ऑथर के डायरेक्शंस, राइट और रॉन्ग, यस ना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। अब ये दोनों हमारे इन दो पर्पस को सॉल्व करता है। देन जब मैं लिख लेता हूँ, ये तो आइडेंटिफाई करने की बात है, ऑब्वियसली बात है, आइडेंटिफाई करते करते मैं लिखते रहूँगा। जब मैं लिख लेता हूँ तब मैं एकदम ही क्लियर हूँ कि वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑथर के ओपिनियन के बाहर नहीं जाएगा, मेरा खुद का ओपिनियन लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं नोट भी कर रहा हूँ, आइडिया मेंटल नोट भी बना रहा हूँ और उसको लिख भी रहा हूँ, तो मेरे आइडिया जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन इसी के वजह से व्हेन आई हैव माई की पॉइंट्स, मुझे पता है कि किसको इंक्लूड करना है, किसको बाहर फेंकना है, तो कंसाइज तो अपने आप हो जाएगा ना। इफ़ आई एम नॉट वाइल राइटिंग, जब मैं लिख रहा हूँ तब अगर मैं मिएंडर नहीं करता हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ और सिर्फ इन की पॉइंट्स और अंडरलाइंग रीजंस की बात करता हूँ, तो कंसाइज अपने आप हो जाएगा। देखो राइट, तो जो जो चाहिए वो अपने आप होने लग रहा है। किस एडवाइस ऑब्वियसली क्लियर और कंसाइज तो हमारा बनाता ही है, वो तो पर्पस ही है उस चीज़ का, राइट। तो ये सारे जो है मेरे पर्पस जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, हमारे जो स्टेप्स थे, ये हमारे COCCC पर्पस था, वो हमारा सॉल्व हो रहा है। नाउ ये तो आपको मैंने बता दिया, बताना एक अलग चीज़ है और खुद फील करना, खुद लिखने की कोशिश करना वो एक और चीज़ है। तो एक छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करेंगे। पहले जो मैं एक्सरसाइजेस दूंगा वो 30 सेकंड से 1 मिनट पॉज करके करेंगे आप, राइट। यहाँ पे मैंने ऊपर डाल दिया है कि क्या क्या होना चाहिए आपके प्रेसी में या आपके रिडैक्टेड वर्जन में। रिडैक्टेड वर्जन मतलब जो आप रिड्यूस्ड वर्जन लिखेंगे उसमें, ओके, उसमें क्या होना चाहिए। अब बड़े पैसेजेस, थोड़े से बड़े पैसेजेस में जाने से पहले मैं 1 लाइनर 2 लाइनर इनको पहले आपको अपने भाषा में लिखने को बोलूँगा, ताकि वी गेट अ स्टार्ट, वी मूव टूवर्ड्स दैट मेंटलिटी कि मुझे कम में बनाना है इसको, मुझे इसको छोटा करना है, राइट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इस स्टेटमेंट को आपको आधे वर्ड्स में करना है। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड्स। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 वर्ड्स के अंदर करना है। ऑब्वियसली जब कम वर्ड्स के होते हैं तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा, बट 8 वर्ड्स के अंदर हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो 10 वर्ड्स मैक्सिमम 8 वर्ड्स के अंदर ट्राई कीजिए। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। डन। नाउ मैं बताता हूँ, मैं अपना वाला देता हूँ, आप फिर मैच कीजिए आपके वाले से कि मैच हो रहा है कि नहीं। बाहुबली's courage in the battle of Mahishmati can, without exaggeration be called lion like। दोस्तों देखा यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, 2 कॉमा यूज़ किया। मैंने बताया था पिछले क्लास में कब यूज़ होता है, उसमें से एक यूज़ केस याद है जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है, वही यूज़ यहाँ पे भी किया गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाहुबली's courage in the battle of Mahishmati can be called lion like would be a complete sentence। उसमें मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो 2 कॉमा यूज़ किया। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेसी पार्ट ऑफ इट और टू द रिडैक्टेड वर्जन ऑफ इट। मैंने क्या बोला कि बाहुबली एक्टेड ब्रेवली इन द बैटल ऑफ महिष्मति। क्यों बोला, देखो बाहुबली कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैटल ऑफ महिष्मति इंपॉर्टेंट इवेंट है इस सेंटेंस का, और उसका जो करेज है, करेज राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, यस और नो, राइट। अब यहाँ पे इसीलिए इन तीनों को उठा के मैंने रिडैक्ट कर दिया। अब देखा मैंने जो बोला था उसको मैं एक्शन में तुम्हारे सामने लगा के दिखा रहा हूं, राइट, ओके। अब अगर आपने लिखा है कि बाहुबली एक्टेड करेजियसली इन द बैटल ऑफ महिष्मति, वो भी सही है। इसके इर्द गिर्द अगर कुछ भी लिखा है वो भी सही है। एक्चुअल ये वाला लिखना है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, बट
द कॉन्टेक्स्ट शुड बी द सेम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 वर्ड में हमारा आ गया ये। ठीक, नेक्स्ट वाला कीजिए। डन, राइट। ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस है उनको तो पता ही होगा मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ, कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ इसमें। और जिनको नहीं पता है तो दिस इज़ फ्रॉम अ वेरी फेमस सीरीज़, गेम ऑफ थ्रोन सीरीज़ का नाम था, और वो एक सीरीज़ ऑफ बुक्स, फैंटेसी फिक्शन बुक्स का पार्ट था जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, राइट। तो उस सीरीज़ का नाम ना, इसमें क्या बोल रहे हैं, जॉन गॉट ट्रैप्ड अमॉन्ग्स वाइट वॉकर्स कॉमा बट जस्ट एज दे वर टू डिवोर हिम, जैसे वो उसको खाने वाले थे या उसको मारने वाले थे, डेनरीज विथ हर ड्रैगन्स केम टू हिज रेस्क्यू। ये पूरा इवेंट है। जॉन इंपॉर्टेंट है, यस और नो, राइट। इवेंट इंपॉर्टेंट है जो हो रहा था, और डेनरीज का रेस्क्यू इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेसिस पे आप लिखिए। डन, राइट। अब देखते हैं, डेनरीज सेव्ड जॉन फ्रॉम वाइट वॉकर्स इन द निक ऑफ टाइम। देखो इतना बड़ा सेंटेंस कितना छोटा में हो गया। किसने रेस्क्यू किया? डेनरीज, क्योंकि रेस्क्यू इंपॉर्टेंट था। तो पूरा जो रेस्क्यू वाला ऑपरेशन है उसमें मैंने बोल दिया कि जिसने रेस्क्यू किया, किसको रेस्क्यू किया? डेनरीज सेव्ड जॉन, राइट। किससे रेस्क्यू किया? वाइट वॉकर्स से, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब just before he was to be dead, or just before he was to be killed, right, or devoured. निक ऑफ टाइम एक इडियोमेटिक यूसेज है जो यूज होता है कि एकदम एन मौके पे के लिए, तो वो यूज हो गया। ड्रैगन्स यूज नहीं कर पाया क्योंकि वर्ड का लिमिटेशन था। अगर ड्रैगन विथ हर ड्रैगन्स भी आप डालते हो तो 3 वर्ड ज़्यादा हो जाएगा, वो भी चलेगा, राइट। बट कॉन्टेक्स्ट यही होना चाहिए। और देखो ये कितने वर्ड्स थे, 6 7 8 9, विथ हर ड्रैगन्स 12 वर्ड हो जाएंगे, तो 9 से 12 वर्ड परफेक्ट है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, थोड़ा सा लंबा, देखिए। डन। नाउ क्या बोलता है, देयर अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट मूव्ड द जूरी टू टीयर्स। कोई जूरी की बात कर रहे हैं और बहुत इमोशनल बना दिया। दे वेर हार्ड अप फॉर मनी एंड वेर बीइंग pressed by their creditor for repayment. The pressure made them act on the spur of the moment and they acted in a manner that rendered them liable to prosecution. अब ये थोड़ा सा मैंने डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया है। तो क्या हो रहा है कि जूरी के सामने, जूरी क्या होता है कि बाहर जब जजेस प्रोफेशन के अलग अलग वॉक से, अलग अलग प्रोफेशन से लोगों को लाते हैं ताकि एक अनबायस्ड ओपिनियन इंपॉर्टेंट केसेस में बन सके, अपार्ट फ्रॉम द जज। फाइनल कॉल जज का होता है, बट ताकि अनबायस्ड ओपिनियन बन सके वो 12 लोग भी देखते हैं। तो नॉर्मली 12 होते हैं। तो देयर अकाउंट, जिनकी भी बात हो रही है, उनका अकाउंट जूरी को इमोशनल बना दिया। और उन्होंने क्या बोला, जिनके बारे में केस है कि उनके पास पैसे नहीं थे और क्रेडिटर उनको रिपेमेंट के लिए धक्का मार रहे थे। सो इसके वजह से उन्होंने स्पर ऑफ द मोमेंट में बिना सोचे समझे इस तरह से एक्ट किया जिसके वजह से आज वो वहाँ पे खड़े हैं, लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन, राइट। तो उनके साथ गलत हुआ, उनको क्रेडिटर ने इतना कॉर्नर कर दिया था कि उन्होंने कुछ क्राइम कर दिया जिसके वजह से उनकी आज प्रोसिक्यूशन हो रही है। तो ये है मेजर क्रक्स। अब देखते हैं मेरा वाला समरी और आपका वाला समरी वो करते हैं, कंपेयर करते हैं। आप खुद करो ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट, ऑब्जेक्टिव, कोहेरेंट, क्लियर, कंसाइज। इसीलिए मैंने आपको लिख भी दिया ताकि आप खुद भी कर सको। देयर अकाउंट वॉज इमोशनल, ये पहले पार्ट का हो गया। ऑर्डर में कर रहा हूं, वो मैंने बोला था ना ऑर्डर। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड प्रेशर फ्रॉम क्रेडिटर्स दे एक्टेड डेस्परेटली एंड इलीगली। अब मैंने क्या किया, यहां पे ये पॉइंट था कि उन्होंने जो किया वो प्रेशर में किया, उनके पास पैसे नहीं थे उसकी वजह से किया, और जो किया वो गलत किया। तो ये पूरे को मैंने एक सेंटेंस में बांध दिया कि ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड प्रेशर फ्रॉम क्रेडिटर, बिकॉज ये दोनों तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना। वो प्रोसिक्यूशन पे आए हैं, वो यहाँ पे भी पता चल रहा है,
राइट। तो वो प्रोसिक्यूशन पे आए हैं, किस लिए आ रहे हैं? कुछ गलत किया इसीलिए आ रहे हैं। तो गलत क्यों किया? रीजन क्यों किया उन्होंने गलत? उन्होंने गलत इसलिए क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टी में थे और प्रेशर फ्रॉम द क्रेडिटर था। तो इसके वजह से वो लोग डेस्परेटली, ये जो स्पर ऑफ द मोमेंट था वो डेस्परेटली बन गया और लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन वो इलीगल बन गया। कुछ तो इलीगल काम किया है, कुछ तो गलत काम किया, इसीलिए यहां पे है। तो इनको पूरा उसी में बांध दिया, राइट। अब समझ रहे हो वर्ड्स का पावर? कुछ कुछ वर्ड्स पूरे पूरे सेंटेंस को बांध सकता है अपने अंदर, अगर आप उनको ठीक जगह पे ठीक से यूज करना जानते हो। और इसीलिए मैं रीडिंग पे इतना जोर देता हूं, क्यों समझ रहे हो? ये आपको वर्ड के मीनिंग से नहीं आएगा, ज्यादा मीनिंग से आपको पता रहेगा कि यूज करना है, लेकिन आपको यूज करने का तरीका आएगा जब आप देखोगे इस वर्ड को जिस वैरायटी के साथ यूज किया गया है अलग 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 जगह पे। क्लियर? राइट। नेक्स्ट वाला देखते हैं। आप इसको पॉज करके भी पहले कर सकते हो, कर लो एक बार पॉज करके। डन। हाफ वर्ड के अंदर रखने की कोशिश करना, राइट। China of today is so strong and the Mongolia of today is so feeble that it is not possible without some reflection and imagination to comprehend the full extent of the peril which China had to face from the power and ambition of Mongolia in the 13th century. तो यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि कंपैरिजन हो रहा है चाइना और मंगोलिया के बीच में। तो चाइना और मंगोलिया के बीच में जब कंपेयर हो रहा है तब हमें दिख रहा है कि वो कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि मंगोलिया कितना बड़ा पावर था 13th सेंचुरी में, आज की जो डिफरेंस है चाइना और मंगोलिया का देख के, राइट। क्योंकि आज उल्टा हो गया है, चाइना इतना पावरफुल हो गया, मंगोलिया इतना वो हो गया। ये कॉन्टेक्स्ट है। अब इसी को मुझे समराइज करना है। It is difficult today to realize what a menace Mongol was to China in the 13th century. देखो क्या मैंने बोला था कि जो छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनको कम में समराइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ तो लिखोगे ना, पर जो बड़े सेंटेंस होते हैं ना उसको कम में समराइज करना पॉसिबल होता है, बिकॉज यू हैव मोर फ्रीडम। थोड़े से वर्ड्स की फ्रीडम बढ़ जाता है तो ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये जो था पार्ट था, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सम रिफ्लेक्शन एंड इमेजिनेशन टू कॉम्प्रिहेंड द फुल एक्सटेंट ऑफ पेरिल चाइना हैड टू फेस फ्रॉम द पावर एंड एम्बिशन ऑफ मंगोलिया। तो ये जो था कि मंगोलिया से चाइना को प्रॉब्लम होता था, तो और ये जो पूरा पार्ट है वो डिफिकल्ट टुडे टू रियलाइज है, या टू इमेजिन भी बोल सकते हो, राइट। वर्ड्स आप कुछ भी दूसरे यूज कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट आपका सेम है कि नहीं वो आपको चेक करना है, राइट। और आज ये वाला सेशन के बाद अपने ये प्रेसिव राइटिंग में ग्रुप में आप डाल भी सकते हो कि हाँ सर मेरा कॉन्टेक्स्ट भी सही था, राइट। सर ये क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया, और फिर ये भी डाल सकते हो कि हाँ सर मेरा भी प्रेसिव राइटिंग में कॉन्टेक्स्ट ठीक जा रहा था, नहीं भी जा रहा था कि सर कॉन्टेक्स्ट ना मेरा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, बिकॉज इसमें मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ग्रुप में आप डालोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ चलो ठीक है आप लोगों को समझ में आया क्या हो रहा है, राइट। ये करना, हाँ। तो फिर इट वुड मेक यू अ बेटर आर्टिकुलेटर ऑल्सो, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आपका गड़बड़ कहाँ पे हुआ, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू वुड एक्ट। अब क्या हुआ, इस पूरे चीज को मैंने डिफिकल्ट टू रियलाइज में कर दिया। व्हाट अ मेनेस, मंगोल कितना बड़ा मेनेस था फॉर चाइना, वाज टू चाइना इन द 13th सेंचुरी। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेरे पास और थोड़ा सा जगह था जहाँ पे मैं बोल सकता था बिकॉज चाइना हैज़ बिकम मोर पावरफुल और चाइना हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर देन मंगोल टुडे, मच स्ट्रॉन्गर देन मंगोल टुडे, वो भी लिख सकते हो। तो वो क्या 5 वर्ड एक्स्ट्रा होगा, बट वो टू एन एक्सटेंट डिफिकल्ट टुडे टू रियलाइज में इंक्लूड हो गया है, बट स्टिल अगर वो लिखना चाहते हो और आपने लिखा है वो भी सही है। जैसे मैंने उसमें बोला था ना 3 वर्ड अगर एक्स्ट्रा ऐड किया तो भी सही है, विद द ड्रैगन्स, उसी तरह यहाँ पे 5 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया तो भी सही है। पर फिर भी ये जो पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऑलमोस्ट 45 to 50 वर्ड्स का पैसेज आपने ये 17 18 और बहुत हुआ तो 22 to 24 वर्ड्स में आप लिख दोगे। 20 to 24 वर्ड्स में फेयर एनफ ना, 50 वर्ड्स को 20 वर्ड्स में लेके आ गए, और क्या चाहिए। अब इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए हम एक
थोड़ा सा और बड़ा एक पैसेज करते हैं, ठीक है, राइट। 70 वर्ड्स का एक पैसेज देता हूं मैंने जैसे बोला कि बहुत बड़े पैसेजेस आज नहीं लेंगे, बट एक पैसेज देता हूं जिसमें 5 मिनट आपको पॉज करना है और उसकी समरी लिखनी है। 25 से 30 वर्ड मैक्सिमम में, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, थोड़े बहुत इधर उधर चलेगा, बट 30 वर्ड का मान के चलो। तो ये है आपके सामने वो पैसेज। डन। नाउ अब पढ़ते हैं इसको। सिंस 2010 290 इंडियंस हैव रिनाउंस्ड देयर सिटीजनशिप। ये इशू है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसका एक रफ नोट बना लेना, जो रफ नोट बनाना चाहिए उसका मैंने बॉक्स बना दिया। एंड दीज इंक्लूडेड 207 दिस ईयर्स, दैट इज 2018। ये 2018 का पैसेज है। द डेटा शोड दैट इन 2010 ओनली 3 इंडियंस रिनाउंस सिटीजनशिप, ठीक है, 2010 ओनली 3 इंडियन सिटीजन। तो कंपैरिजन दिखा रहा है 2010 का। देयर वाज नो सरेंडर ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम 2012 टू 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री सेड इकोनॉमिक रीजन बता रहा है, were mainly behind the migration of people to other countries for employment and education। रीजन क्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। अब हम लोग ये जो है मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं। रिनाउंसिंग सिटीजनशिप, माइग्रेशन, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। 2010 से 2018 290, जबकि 2012 से 15 0, 2010 में 3 और 2011 से 16 फिर 2011 एंड 16-17 में 87। मिनिस्ट्री थिंक्स इकोनॉमिक रीजंस एंड दे हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग रीजंस रिसेंटली, राइट, ओके। तो ये मिनिस्ट्री का सोच है, मिनिस्ट्री सेड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे नंबर आप नोट भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रेसी, इसका ये जो की पॉइंट्स हम लोगों ने नोट किया है, इसके ऊपर प्रेसी कैसा बनेगा, राइट। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी एक प्रेसी लिखा है, उसको इस प्रेसी के साथ इवैल्यूएट कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि ये की पॉइंट्स आपके मेजरली इंक्लूडेड है कि नहीं, 70-80%, तो ही आपका प्रेसी एकदम राइट पॉइंट पे है, राइट। एकदम मेरे तरह होना चाहिए ऐसा कोई भी बात नहीं है, सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, बस इतना है, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बोला ही है। सो लेट्स गो एंड सी दी प्रेसी। तो क्या है? आउट ऑफ 290 हु रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप, अबाउट 70% माइग्रेटेड इन 2018। तो 290 में से 70% माइग्रेटेड इन 2018। तो ये जो है ये पूरे डेटा को समराइज किया, ऑब्वियसली 2-3 पॉइंट उठा के उसमें से, और फिर आगे ये भी बोल दिया, क्योंकि एक कुछ साल था वो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, ओनली 3 डिड सो ड्यूरिंग 2012 to 15। यहाँ पे मुझे इच्छा तो ये थी कि कॉन्ट्रास्ट वाले कीवर्ड्स यूज़ करूँ, बट नंबर ऑफ वर्ड्स बड़े हो रहे थे तो इसीलिए उसको कर दिया, राइट। अगर आप यूज़ करना चाहते हो कॉन्ट्रास्ट वाली कीवर्ड्स तो यूज़ कर सकते हो, 2 वर्ड और बढ़ जाएंगे। द मिनिस्ट्री साइटेड इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एज की रीजंस। देखो इस पूरे चीज को हम लोगों ने यूज कर दिया कि द मिनिस्ट्री साइटेड इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एज की रीजन, और ये अराउंड 30 वर्ड्स का है। अब इसमें मेजरली इफ यू सी, ये आ गया माइग्रेशन वाला, रिनाउंसिंग सिटीजनशिप वाला, ये डेटा को मैंने समराइज कर दिया, और मिनिस्ट्री क्यों सोचता है वो कर दिया। इसको अगर करने जाता तो कम से कम 5-6 वर्ड और लग जाते, तो देन इट वुड हैव बीन मोर देन 37-38 वर्ड्स, तब मेरे वर्ड लिमिट के अंदर नहीं आता। दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड नॉट टू इंक्लूड इट। तो ये मुझे दिखाना था आपको कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, लेकिन मेजर पॉइंट्स आने ज़रूरी है, फ्लो आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है। और यहाँ पे भी अंडरस्टैंड समथिंग कि येस दी that they have started collecting reasons, documenting reasons recently. That's one part and the data that has been given in the paragraph. बट क्या हमारा पैराग्राफ का मेन पॉइंट्स वो है? अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया है, अगर आपने माइंड मैप बनाया है, आपको कीवर्ड्स समझ में आता है, जैसे हमने पैराजम्बल में किया है और उसका फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी अप्लाई किया है,
तो क्या देखेंगे कि ये है सपोर्टिंग डेटा। इवन हम लोगों ने क्रिटिकल रीजनिंग में भी तो देखा ना, ये हमारा सपोर्टिंग डेटा ये है, और इशू ऑब्वियसली ये है जिसमें ईयर्स का सपोर्टिंग डेटा देके जो इंक्रीज हो रहा है, जो रीसेंट इंक्रीज है 2018 में, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है। एंड द सीनियर ऑफिशियल इन द मिनिस्ट्री सेड इकोनॉमिक रीजन, उनके हिसाब से इकोनॉमिक रीजन है, एंड आउट ऑफ विच एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इज व्हाट दे लिस्टेड। और भी हो सकते हैं जिसके बारे में तफ्तीश जारी है। तो यहां पे फिर द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि उनको अभी क्या लगता है और सपोर्टिंग डेटा क्या है माइग्रेशन का, दैट्स व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो सब इंक्लूड हो गया हमारे प्रेसी में, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन आवर प्रेसी, इजंट इट, राइट। तो देयरफॉर इट वुड डू द जॉब। अब टाइटल क्या होना चाहिए, आप लोग भी एक टाइटल लिखिए इसके बेसिस के ऊपर, लेट्स सी वो आपका हमारे टाइटल के साथ मैच होता है कि नहीं, क्लोज जाता है कि नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके टाइटल और हमारे टाइटल में कितना डिफरेंस था, क्या आपको कुछ अलग ही लगा था इसका टाइटल होना चाहिए, वो आप ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हो आपस में। और वैसे तो मेरे हिसाब से इसका टाइटल ये होना चाहिए, बिकॉज द सेंट्रल क्रक्स, देखो टाइटल का किस तरह से आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो ये है कि जो सेंट्रल क्रक्स है, थीम है, उसको टाइटल का पार्ट बना लो। इट इज सेफ, इट कैन नॉट गो रॉन्ग। ऑब्वियसली ऑथर्स अलग अलग तरीके से इंटरेस्टिंग टाइटल बनाते हैं, लेकिन हमें क्रिएटिव नहीं बनना है। यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है, गलती अवॉइड करनी है, हमें प्रोफेशनली सही बनना है। तो इन दैट कंडीशन अ सेफ थिंग वुड बी अ टाइटल विच रिप्रेजेंट्स द क्रक्स ऑफ इट, एंड दैट टू मी वुड बी माइग्रेशन ऑफ इंडियंस। इसमें ईयर डाल सकते हो, इन रिसेंट ईयर्स डाल सकते हो, कुछ भी है, बट माइग्रेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडियंस वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द टू की थिंग्स दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ, राइट। और जैसे कि मैंने बोला ये 30 वर्ड्स का आपका प्रेसी बना। ओके, नेक्स्ट अब और एक करते हैं, राइट। सो लास्ट पैसेज ऑफ द डे जिसका आप प्रेसी करोगे, इसमें ये थोड़ा और लंबा है, इसको आप और थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड्स ले सकते हो। 50 वर्ड्स तक आपके पास लिमिट है, कोशिश करो 50 वर्ड्स के अंदर जितना आ जाए। ये पैसेज 110 वर्ड का है, 8 मिनट ले लीजिए पूरे एक्टिविटी के लिए, जैसे पिछले में किया था। सो पॉज योर लेक्चर फॉर 8 मिनट्स एंड डू दिस। डन, दोनों एक्टिविटी हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 रीडिंग करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, नोट करेंगे कौन कौन से पॉइंट है और उनको लिखेंगे। नोट करने के बाद, मेंटल नोट बनाने के बाद उसको लिख भी लेंगे। ओवर द नेक्स्ट 10 years the healthcare is expected to grow to be a 2,30,000 crore, contributing 6.2% to 7.5% of the GDP। तो डेफिनेटली ये जो पार्ट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट डेटा लग रहा है, क्योंकि हेल्थ केयर के बारे में बात हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये हेल्थ केयर के बारे में ही बात करेंगे पूरे पैसेज में, मोस्ट प्रोबेबली पहले लाइन से लग रहा है। लेकिन जो भी है, ये जो डेटा है, जो ग्रोथ दिखा रहा है, जो इम्पोर्टेंस बढ़ने की बात कर रहा है, वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट, द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी ऑफ CII McKinsey is among the rapidly expanding sectors over a time when economic growth indicators were none too healthy। तो ये कोई स्टडी आया है जिसमें बोला गया है कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो रैपिडली एक्सपैंडिंग सेक्टर्स होगा व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर्स बाकी सेक्टर्स के उतने अच्छे नहीं हैं। इवन अ स्टेट, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट वाला जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट बना देता है ना। जैसे हमने पैसेजेस में पढ़ा था कि जहाँ पे भी ऑथर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, इसका मतलब उसको वो दिखाना है हमें ऑथर रीडर्स को कि दोस्त ये ना कुछ अलग हो रहा है, राइट। तो वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट से ही हमें पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा कि बाकी इकोनॉमी तो उतना हेल्दी नहीं है, बट ये जो है बढ़ा रहा है, राइट। इवन अ स्टेट, ये यूज करेंगे प्रेसी में, नहीं करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले लिस्ट तो करते हैं। इवन अ स्टेट फाइनेंसिंग हैज आइदर श्रंक or has been diverted to specific areas considered essential. Private health care has grown quickly
वाइडनिंग इट्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। अब इसमें अगर देखोगे प्राइवेट हेल्थ, ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर हैज़ ग्रोन क्विकली वाइडनिंग इट्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि बाकी स्टेट फाइनेंसिंग तो कम हो गया है, अगेन कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया है, पर प्राइवेट हेल्थ जो है बढ़ा है, राइट। तो स्टेट फाइनेंसिंग कम हुआ है, प्राइवेट हेल्थ बढ़ा है। अगर आपने इस पार्ट को भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई किया है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ये भी इंपॉर्टेंट था, राइट, बट आई चोज टू कंसिडर ओनली दिस बिकॉज इसी के हिसाब से मैं उसके साथ लिंक कर दूंगा। तो पहला लाइन जो है एक डेटा देता है कि हमारा ग्रोथ क्या एक्सपेक्टेड है। दूसरा लाइन बोलता है कि बाकी सेक्टर्स उतने अच्छे नहीं कर रहे, लेकिन ये वाला सेक्टर करेगा, ग्रो करेगा। और इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रहा है, बट प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। ये तीन है। तो ये माइंड मैप या फ्लो चार्ट जिसको बोलते हो, माइंड मैप तो इतने छोटे पैसेज के लिए नहीं होगा, वो तो बड़ा मैसेज होता है, बट फ्लो चार्ट जो है, फ्लो ऑफ आइडिया है, वो ये है। वो फ्लो ऑफ आइडिया को जब हम मल्टीपल पैराग्राफ्स के लिए करते हैं तभी वो माइंड मैप बनता है। Not only have general and specialist hospitals, nursing homes and individual practices grown, but there has also been a proliferation, an increase mass level पे of sophisticated diagnostic and pathological service centers. तो definitely ये वाले तो बड़े बड़े हैं, right, but ये भी बड़े हैं। Okay, so this is what our important points are. Now अगर मैं इसको लिस्ट करूँ, लिस्ट में क्या आता है, क्योंकि देखो ये ना एक तरह से रिपीटेटिवली वो उस सेक्टर में क्या क्या हुआ है, तो उस सेक्टर में हेल्थ केयर सेक्टर में की जो ग्रोथ है वो पहले ही उसने बोल दिया है। ये ग्रोथ को इकोनॉमी के टर्म्स में उसने जब प्लेस किया तो देखा कि इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स उतने ग्रो नहीं कर रहे जितने ये है। देन हेल्थ केयर में भी प्राइवेट स्पेंडिंग से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और फिर उसने और एक डेटा पॉइंट दिया कि इसमें सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं बढ़ रहे हैं, इवन डायग्नोस्टिक पैथोलॉजिकल जो सर्विस सेंटर्स है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इनको हम लिस्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 2.3 लाख करोड़ मूविंग अप टू 7.5% इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। लिस्ट कर दिया, डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है। इन अ टाइम ऑफ लो ग्रोथ, देखो कॉन्ट्रास्ट को, दिस इज वन ऑफ द हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री, है ना, कर दिया मैंने लिस्ट। स्क्रिबल करो, इसमें ग्रामर सही होने का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, प्रेसी में ग्रामर सही, ये तो आपके रफ में रहेगा। दो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हैज डिक्रीज बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज, यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट को दिखा, इवन इन डायग्नोस्टिक्स एंड पैथोलॉजी। तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो डायग्नोस्टिक्स और पैथोलॉजी में भी दिखा जा रहा है, बिकॉज सेकेंड लाइन तो वही था, उसको मैंने ऐड कर दिया उसके साथ, क्योंकि वो दोनों ही पॉइंट जो है ऑथर ने दिया है। अब ये हो गया, ये पॉइंट्स के ऊपर आपने भी प्रेसी लिखा है, अब मैंने भी प्रेसी लिखा है। लेट अस कंपेयर बोथ ऑफ देम। तो अब देखते हैं मेरा वाला, इन टाइम्स ऑफ लो इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉमा को यूज किया, देखा इसको मैंने एज अ फ्रेज, मॉडिफायर फ्रेज यूज किया, तो इसीलिए कॉमा का यूसेज मैंने बताया था। इनफैक्ट वाला याद है, वो जो पत्थर पांचाली वाला है जो मैंने एग्जाम्पल दिया था डिस्क्रिप्टिव 1 में, उसी के बेसिस पे। हेल्थ केयर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ रोबस्ट ग्रोथ, हेल्थ केयर में रोबस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो मैंने ये वाला जो पॉइंट है इसको पहले कर दिया, देखा ये मैं ऑर्डर में नहीं कर रहा हूं, और समझ में आया क्यों ऑर्डर में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑथर ने, अगर आपको दिखता है, जनरल पॉइंट को सेकंड लाइन में रखा था। ये तो जनरल पॉइंट था ना भाई, तो इसको सेकंड लाइन पे रखा था, और हमारे इंटरेस्ट को कैप्चर करने के लिए पहला पॉइंट को इस तरह से दिया था ताकि इस डेटा से हमारा इंटरेस्ट कैप्चर हो। यही मैंने एग्जांपल में बताया था, याद है, जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए, बट व्हेन आई एम राइटिंग अ प्रेसी, जहाँ पे मेरे पास द नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो लिमिटेड है, वहाँ पे मैं लिटरेचर वैल्यू नहीं देखूंगा उसका, वहाँ पे मैं क्लियरली और वेरी क्लीनली देखूंगा कि वो टू द पॉइंट है कि नहीं। तो उसके वजह से मैं यहाँ पे जो कि उसकी जो इंडस्ट्री जनरल वाला पॉइंट है उसको मैंने पहले डाल दिया। It can become a 2.3 lakh crore industry contributing to around 7.5% of GDP in the next 10 years. देखो जनरल, ये जनरल स्टेटमेंट था, फिर उसका स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन था। क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने बताया था ना कि मोस्ट प्रोफेशनल राइटिंग गो इन दिस वे, राइट,
और आपको जब जॉब में लिखना है, जब आपको कोई ईमेल लिखना है, जब आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, रिपोर्ट लिखना है, तब हम जनरल टू स्पेसिफिक वाला ही रूल फॉलो करेंगे ज़्यादातर टाइम में, अनटिल एंड अनलेस वो एक मार्केटिंग पिच हो, वो एक बिजनेस आइडिया हो, वो उसके लिए अलग बनता है, उसके लिए अभी फ़िलहाल आपको नहीं चाहिए। बट for all other things in business writing you would use general to specific। अब देख रहे हो क्रिटिकल रीजनिंग का जनरल टू स्पेसिफिक कहाँ पे अप्लाई होता है, राइट। सो एवरी पार्ट ऑफ आवर नॉलेज इज सो कनेक्टेड, और इसीलिए तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों के एग्जाम होते हैं। आप लोगों को लगता है क्वांट इंग्लिश रीजनिंग का एग्जाम हो रहा है, नहीं, राइट। वो क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में जो चीज़ें आपको लगा के सॉल्व करके आपका दिमाग का पार्ट लगाना पड़ता है, वो लाइफ में जाके काम आएगा, उस जॉब में जाके काम आएगा, इसीलिए वो कर रहा है। और आपको हाथों हाथ एग्जाम्पल भी दिख रहा है। क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटिंग टू अराउंड दिस वन, तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया बिकॉज दिस वाज द नेक्स्ट मोर जनरल, स्पेसिफिक देन दिस बट जनरल देन दिस वन, बिकॉज ये तो और एक्सप्लेनेशन में जाएगा। दिस वुड हैपन इन स्पाइट ऑफ डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन पब्लिक हेल्थ केयर, तो वो वाला पॉइंट भी हमने इंक्लूड कर लिया। As private investment is increasing not only in hospitals but also in diagnostics and pathology। यहां पे अगर आपने नोटिस किया हो कि मैंने थोड़ा सा लंबा सेंटेंस यूज किया है, बिकॉज आई कैन डू इट, आई एम कंफर्टेबल इन डूइंग इट। आप कंफर्टेबल नहीं हो, तोड़ दो, दो सेंटेंसेस में बना दो, दो अलग अलग सेंटेंस, दो डिफरेंट सेंटेंसेस, वही आपको करना है। सो लेट्स सी हाउ मेनी वर्ड्स दिस वाज, 57 वर्ड्स, 57 words this was, right। So it's always, it would be possible to redact 8 into 1/3, might not be, because बड़े पैसेजेस हो जाएंगे, 300 वर्ड 400 वर्ड वाले 120 130 वर्ड में हो जाएंगे, पर 100 वर्ड 150 वर्ड 200 वर्ड वाले हो सकते हैं कि वो 50% वाले में। सो आपका जो थंब रूल होगा, हाफ टू 1/3, राइट, ठीक है, टिल 500 से ऊपर वर्ड का पैसेज है, 500 to 1000 वर्ड का पैसेज है, तो देन 500 to 1000 वर्ड का पैसेज अगर है तो देन इट शुड बी 1/3 to 1/4, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू वुड टारगेट। कंपेयर योर प्रेसी विद दिस, whether you were overboard with the words or not, whether some important stuff got missed or not, right। तो ये आप कंपेयर कर लो। अब टाइटल क्या होगा, आपके हिसाब से टाइटल क्या है? देखो, ये बात तो पक्की है कि दिस पर्टिकुलर जो आपके पास पैसेज है, ये वॉज अबाउट हेल्थ केयर एंड इंडिया, तो हेल्थ केयर कीवर्ड और इंडिया कीवर्ड तो रहना चाहिए। अब इसको असर्टिव फॉर्म में दे सकते हो, क्वेश्चनिंग फॉर्म में दे सकते हो, वो सब हो सकता है। मेरे दिमाग में जो आया था वो ये था, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब आप इसको क्वेश्चनिंग फॉर्म में भी डाल सकते हो, वेयर इज इंडियाज हेल्थ केयर इंडस्ट्री मूविंग, और किसी भी तरह से फॉर्म कर सकते हो, बट द कोर इज कि इंडिया हेल्थ केयर इंडस्ट्री होना चाहिए, और हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, उस एस्पेक्ट को टच करना चाहिए। मतलब क्रक्स जो होता है ना, मेन पॉइंट जो होता है ना, वो टाइटल में पार्ट बना दो बस, राइट। ओके, सो दैट वाज माइन। आपका क्या था वो आप बता सकते हो, यू नो, शेयर विथ मी एंड द ग्रुप। सो दिस वाज योर प्रेसी ऑफ another of the small passages that we took today. So that was the last passage today. Now, to have an understanding, we took up smaller passages today. So what is the activity that you should do for the next 3-4 days before the next Prezi classes? And if you are watching this just before the Prezi class, then also do the activity, you know, for 3-4 times the activity that I would say, right. So this is a 10 to 15 minutes daily activity if you are giving it the next 3-4 days. What is it? अभी आप लोग हर दिन पैसेज पढ़ ही रहे हो। क्या बताया मैंने कि अगर आप ये जैसे अभी देख रहे हो और आपके जो क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम है उसके पहले आपको पास टाइम नहीं होगा ज़्यादा, तो आपको 10 मिनट देना है, तो 10 मिनट का एक्टिविटी क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आप ये लेक्चर तब देख रहे हो जब प्रेसी का जो सेकंड लेक्चर है उससे ठीक पहले देख रहे हो, एक दिन पहले,
तो आपके वो 10 मिनट के 3-4 एक्टिविटी कर लेना, 3-4 दिन के एक साथ कर देना तो भी चलेगा, लेकिन करके पेरिसी 2 में आओगे तो आपको हेल्प होगी बहुत। तो आप लोग आजकल जो है पैसेजेस पढ़ रहे हो, हर दिन पढ़ रहे हो, तो उन पैसेजेस में जो सबसे बड़ा वाला पैराग्राफ है या फर्स्ट पैराग्राफ, टेक द फर्स्ट पैराग्राफ, वो जितने भी वर्ड्स का है आपने पैसेज कर लिया, मॉक दे दिया, सब कुछ हो गया। अब मॉक से निकलने से पहले ठीक 10 मिनट दे के सब जो पहला पैराग्राफ है या सबसे बड़ा वाला पैराग्राफ, चूज अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू वांट, उस पैराग्राफ को इस फॉर्मेट में, जिस तरह से मैंने बोला 4 स्टेप प्रोसेस में, कि पहले रीड किया आपने, रीड तो ऑलरेडी आपने कर लिया, बट फिर भी वहाँ पे एक बार रीड करेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने के बाद उसको लिखेंगे, राइट। ऑब्वियसली क्योंकि तभी आपने मॉक दिया होगा, आपको सारा कुछ याद रहेगा, नोट डाउन भी होगा, शायद माइंड मैप भी बना के रखा है, तो आपका सिर्फ काम होगा लिखने का, तो वो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5-7 मिनट लगेगा। बट अगर आपके पास 10 मिनट है तो एक के जगह पे 2 पैराग्राफ का कर लीजिए, 2 अलग अलग पैसेजेस से, राइट। तो कम से कम एक का तो कीजिए कि उसकी फिर प्रेसी इस तरह से लिखिए, ठीक है, राइट। उसकी प्रेसी लिखिए, सिर्फ लिखिए, कुछ इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है उन पॉइंट्स को लेके जिनको आपको लगा था कि इम्पॉर्टेंट है, उनके पॉइंट्स को लेके आप प्रेसी लिखिए। अच्छी से एक और बात भी होगी, आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो नेचर है ना, वो भी बेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तब तक उस पैसेज को पढ़ लिया है, क्वेश्चन कर लिया है, आपको पता है कि उस पैसेज में, उस पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट थे। तो यू सी, यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू बिकम ओरिएंटेड टूवर्ड्स आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द प्रेसी। तो अगर आपके पास 10 मिनट है, 2 पैराग्राफ कर लो अलग अलग पैसेजेस से एक एक, अगर 5 मिनट है तो एक कर लो, उसकी प्रेसी लिखो, ठीक है, राइट। दैट्स द टास्क दैट यू हैव, सिंपल, ओके। सो लेट्स समराइज, हमारे स्टेप्स क्या थे, स्टेप्स को फिर से समराइज कर लेते हैं। पहला स्टेप था रीड द पैसेज, तो आप पैसेज को रीड करते हो, नोट द की आइडियाज, पॉइंट्स ऑफ ईच पैराग्राफ एंड नोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड अंडरलाइंग रीजन इफ एनी। इनको लिख लेंगे, स्क्रिबल कर लेंगे, एंड देन ऑर्डर करेंगे इन दोनों तरीकों से, या तो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, इन दोनों में से कोई एक तरीके से। इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस जैसे मैंने पहले वाले के लिए किया था 70 वर्ड्स वाले के लिए, या तो अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी ऑफ पॉइंट्स जैसे मैंने सेकंड वाले के लिए किया था 110 वर्ड्स वाले के लिए, राइट, ओके। सो दिस, एंड ऑब्वियसली फाइनली व्हाइल यू राइट यू शुड ऑलवेज फॉलो किस एडवाइस, एंड फाइनल टास्क इज टू गिव अ टाइटल फ्रॉम द क्रक्स ऑफ द पैसेज, ठीक है। सो दैट इज इट। आपको मैंने टास्क भी बता दिया, आपको समराइज भी कर दिया, पूरा प्रोसेस आपको अब आ गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।